हाँ, देखो आज अर्थफर्म की बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। बाह्य संरचना में किस प्रकार से केंचुआ दिखता है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। आपको ये चैनल जो अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे के जो लेसन है उन लेसनों को भी आप देखने के लिए आप उसको लाइक करें, ठीक है। तो अपन अध्ययन करें बाह्य संरचना के बारे में। सबसे पहले केंचुआ कैसा होता है, तो आप यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम के अनुसार अपन पहचान सकते हैं कि ये तो नलिकाकार गोल संरचना है इसकी, ठीक है। लंबी सी है, पतली सी, ठीक है। इसके ऊपर खंड पाए गए हैं। आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि खंड दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जैसे जा रहे हैं। सब उसके शरीर की संरचना एक नलिकाकार है, खंड पाए जा रहे हैं। शरीर एकदम लंबा सा है, धागेनुमा संरचना, पतला सा गोल बेलनाकार, ठीक है। उसकी किनारी के ऊपर यानी कि जो किनारी होती है उस किनारी के ऊपर कुंद पाए जाते हैं। तो ये चीज अपने को याद रखना चाहिए। तो इसका शरीर कैसा हो गया, एक तो लंबा गोल, ठीक है, लंबा गोल तथा किनारों पर कुंद पाए जाते हैं। पहली बात अपनी बाह्य संरचना की ये हो गई कि किनारों पर कुंद पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी संरचना जो देख रहे हैं उसमें शरीर पे मैंने खंड की बात की, तो खंड कैसे हैं आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं सर। तो वास्तविक खंड पाए जाते हैं इसके शरीर में, वास्तविक खंड पाए जाते हैं, या विखंडित होता है ऐसे भी अपन कह सकते हैं। वास्तविक खंड पाए जा सकते हैं। ये खंड कितनी संख्या में होते हैं, ठीक है, ये अपन बताना चाहेंगे तो बताएंगे यहाँ पर कि उनमें 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं। केंचुए के शरीर पर कितने खंड पाए जाते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन बता सकते हैं कि वे 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं। अब आप देखो कि जो खंड है इन खंड के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है उसे अपन अंतरखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि दो खंडों के बीच या मध्य अंतरखंड पाया जाता है या अंतरखंड होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका रंग देखें भाई, केंचुए का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग होता है। रंग की बात करूं, भूरा रंग, रंग कैसा होगा, भूरा। अब ये भूरा जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक का नाम है पोरफायरिन। कौन सा वर्णक पाया जाता है, पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। इस पोरफायरिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अब ये पोरफायरिन वर्णक जो होता है वो इस केंचुए की किस प्रकार से सुरक्षा करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पोरफायरिन जो है वो पोरफायरिन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का कार्य करता है।
किसकी रक्षा करता है? केंचुए। तो अपने को समझ में आ गया भाई केंचुए का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। ठीक है। वो कौन से वर्णक के कारण होता है? तो पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। पोरफायरिन वर्णक का कार्य क्या है? तो ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का कार्य करता है। तो केंचुए के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आता है भाई केंचुए का जो भूरा रंग होता है वो भूरा रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? तो अपन बता सकते हैं भाई पोरफायरिन वर्णक के कारण इसका रंग भूरा होता है। ठीक है। उससे क्या किस प्रकार से इसकी रक्षा होती है या कार्य होता है? तो अपन बता सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों से केंचुए की रक्षा होती है या सुरक्षा होती है। अब आपको एक प्रश्न और पूछा जाए पोरफायरिन वर्णक जो है वो वर्णक कौन से वर्णक के कारण? तो क्लोरोफिल बी जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस के अंदर जब केंचुआ पाया जाता है, आपको पता है भाई मैंने आपको सबसे पहले बताया भाई केंचुआ जो होता है वो नम भूमि में पाया जाता है, ह्यूमस में पाया जाता है, जहां ह्यूमस होती है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया भाई सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। और उन ह्यूमस के अंदर क्लोरोफिल बी जो होता है उस क्लोरोफिल बी वर्णक के कारण कौन सा वर्णक उत्पन्न होता है भाई? पोरफायरिन वर्णक। और वही पोरफायरिन वर्णक कौन से रंग को प्रदर्शित करता है? भूरे रंग को प्रदर्शित करता है। तो ये अपना एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर तो पॉइंट हो जाएगा अपना कि भाई केंचुए का रंग किस प्रकार का होता है। तो ये अपने को पता चलेगा। ठीक है। अब आगे बात करें अपन भाई केंचुए के जो आगे की बात करें सबसे पहले तो सबसे आगे एक नुकीली संरचना ऐसी होती है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये मैंने इतना सा हिस्सा यहाँ पर बनाया है इसके मुख का, इसे अपन कहते हैं पुरोमुख। क्या कहेंगे? पुरोमुख। ठीक है। पुरोमुख क्या होता है? तो केंचुए के सबसे आगे वाला भाग जिसे पुरोमुख कहते हैं, ये पुरोमुख खंड नहीं है, ये हमेशा याद रखना। पुरोमुख के बाद में जो भाग है वो है परितुंड। ठीक है। इस परितुंड को ही केंचुए का प्रथम खंड माना जाता है। इस केंचुए का प्रथम खंड माना जाता है किसको? परितुंड को। और उस परितुंड के आगे एक नुकीली जैसी संरचना होती है जिसे पुरोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोमुख। ये पुरोमुख यहां से अंदर की ओर घूमेगा जिससे परितुंड के द्वारा, जो परितुंड में छिद्र जैसा भाग होता है, मुख जिसे अपन कहें, इसके माध्यम से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन के रूप में केंचुआ किस चीज को ग्रहण करता है? तो मिट्टी को ग्रहण करता है, ये अपन जानते हैं। ठीक है। तो इसके माध्यम से वो भोजन ग्रहण करता है। तो अपन बाह्य संरचना में देखें तो सबसे आगे जो भाग होता है, ठीक है, प्रथम खंड से आगे, जिसे अपन कहते हैं पुरोमुख। क्या कहेंगे? पुरोमुख अपन कहते हैं। ठीक है। इसे अपन प्रोस्टोमियम कहते हैं इंग्लिश में, नियम। और परितुंड जो होता है उस परितुंड को अपन क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। ठीक है। तो अब परितुंड प्रथम खंड हो गया, उसके आगे वाला जो भाग होता है उसे पुरोमुख कहते हैं। तो यहाँ पर अपन दर्शाना चाहें तो ऐसी संरचना थोड़ी सी बनाकर फिर अपन बता सकते हैं कि भाई ये तो हो गया अपना पुरोमुख। उसके बाद में जो प्रथम खंड आ गया वो अपना परितुंड वाला भाग हो गया। कौन सा हो गया? परितुंड। अब सीधे इससे थोड़ा से नीचे आए, इस केंचुए की बाह्य संरचना में एक मैंने डार्क सर्किल से यहाँ बताया, वैसे इसका लाल रंग होता है थोड़ा सा। ठीक है। केंचुए की अपन देखेंगे उसमें लाल रंग से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं।
मैंने यहाँ ब्लैक कलर से बनाया है। ये जो दिखाई दे रहा है उसमें 14, 15 और 16 ऐसे 3 खंडों से ये निर्मित होता है और इस भाग को अपन पर्याणिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लाइटेलम कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य संरचना में सबसे ऊपर पुरोमुख, फिर परितुंड, उसके बाद में जो 3 खंडों से मिलकर बना है जिसे अपन 14, 15 और 16 होता है उसे पर्याणिका या क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे चले तो खंडी खंड दिखाई देंगे और लास्ट में जो भाग आएगा, जो लास्ट का भाग है उसे अपन गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहा जाता है। लास्ट में जो खंड आएगा उसे अपन गुदा कहते हैं। अंतिम खंड जिसे अपन अंतिम खंड इसका गुदा हो गया। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है तो प्रथम खंड कौन सा है? तो प्रथम खंड हो गया परितुंड। अंतिम खंड कौन सा है? तो कौन सा हो गया? गुदा, ठीक है। फिर आपको 14 और 15 और 16 जो खंड है उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? पर्याणिका। इसकी बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है, यानी आप आकार कैसा होता है ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आकार होता है लंबा, गोल, बेलनाकार या किनारे के ऊपर कुंद पाए जाते हैं, ऐसे बता सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है भाई केंचुए के शरीर के ऊपर कितने खंड पाए जाते हैं? तो लगभग बताना है अपने को 100 से लेकर 120, लगभग संख्या बतानी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो और फिर आपको पूछा जाएगा भाई 2 खंडों के बीच में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंतर खंड के रूप में आप कह सकते हो। इसका रंग पूछा जाए भाई रंग किस प्रकार का होता है? तो भूरा रंग होता है। किसके कारण होता है? वर्णक बता देंगे, पोरफायरिक वर्णक के कारण। पोरफायरिक वर्णक किसके माध्यम से बनता है, किससे बनता है? तो ये क्लोरोफिल की मदद से बनता है, ठीक है। अब पोरफायरिक वर्णक क्यों आया? क्योंकि वो कहां पाए जाते हैं? ह्यूमस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने बाह्य संरचना के अंदर देखना है। अब अपन थोड़ा छिद्र के बारे में भी बात करें। तो सबसे पहला छिद्र तो मैंने आपको अभी बताया था जिसका नाम है परितुंड, ठीक है। तो परितुंड वाला जो भाग है यहाँ आगे का भाग जिसे अपन कहेंगे मुख, माउथ के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये मुख होगा। मुख कैसा भाग है? आधा यानी खुला हुआ, जिसे कहे ना इस प्रकार। तो ऐसा जो भाग होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो अपन मुख की संरचना कैसी हो? अर्धचंद्राकार। तो पहला छिद्र हो गया भाई केंचुए में सबसे ऊपर वाला भाग जहां पर मुख है वो अर्धचंद्राकार जैसी संरचना में पाया। तो पहला छिद्र। फिर आगे बात करें भाई नेक्स्ट छिद्र कहां होते हैं इसके? तो नेक्स्ट छिद्र जो है यहां से अपन चले काउंटिंग करें, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5वें और 6ठे याद रखना है यहां पर 5वें 6ठे 6ठे 7वें 7वें 8वें और 8वें और 9वें, इन चारों खंडों के मध्य, यानी जैसे 5वें और 6ठे के मध्य, 6ठे और 7वें के मध्य, 7वें 8वें के मध्य और 8वें और 9वें के मध्य आपको 4 जोड़ी शुक्र ग्राहिका पाई जाती है, या शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। शुक्र ग्राहिका छिद्र कौन से कहां पाए जाएंगे? तो यहां से लेंगे 5 और 6 इन दोनों के बीच में, फिर 6 और 7 इन दोनों के बीच में, 7 और 8 इन दोनों के बीच में, 8 और 9 इन दोनों के बीच में। ये जो खंड वाली जो दीवार लाइन है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको पाए जाएंगे और क्या पाए जाएंगे? शुक्र ग्राहिका। तो पहले छिद्र कहाँ हुआ?
ऊपर ही ऊपर। फिर दूसरा नंबर कहाँ गया, शुक्रग्राही का। अब नेक्स्ट बात करें भाई नेक्स्ट छिद्र कहाँ पाएगा, तो नेक्स्ट छिद्र यहाँ पर इस प्रकार से अपन संरचना बनाए। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर, तो पहला अपना जो आ गया 14वें खंड में जो छिद्र पाया जाता है, याद रखो 14वें खंड में जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को मादा जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, मादा जनन छिद्र। फिर मैं कहूंगा आपको भाई 14वें खंड में जो पाया जाएगा वो मादा जनन छिद्र है। उसके बाद में 15, 16 और 17 को छोड़ दो, ये 16 हो गया, 17, 18, 19, ठीक है। उसमें यहां से 14वें खंड में मादा जनन छिद्र, 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। तो देखो छिद्र यहाँ पर है मादा जनन छिद्र, यहाँ नर जनन छिद्र जो 18वें खंड के अंदर पाया जाता है, और बाकी 17 और 19वां जो खंड है उसे जनन अंकुश कहते हैं, ठीक है। जनन अंकुश के रूप में पाया जाता है, या फिर जनन अंकुर कहते हैं, जो जनन में सहायक होते हैं, ठीक है। दोनों छिद्र ऊपर की ओर पाए जाते, तो ऊपर ही ऊपर अपने 14वें खंड में मादा जनन छिद्र, फिर उसके बाद में 18वें खंड के अंदर नर जनन छिद्र, और 17वें और 19वें खंड के अंदर आपको जनन अंकुर पाए जाते हैं, या जननिक अंकुर कहते हैं जिसे। जननिक अंकुर। तो सबसे पहले अपन देखें ऊपर छिद्र जिसे परितुंड या मुख्य रूप में अपन ने लिया था। फिर उसके बाद में आए कौन से, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, उनके बीच में जो पाए गए उसे कहेंगे अपन ने शुक्रग्राही छिद्र, ठीक है। उसके बाद में मादा जनन छिद्र, फिर नर जनन छिद्र, फिर जनन अंकुर वाले छिद्र, ठीक है। कौन से खंड में, 17 और 19, और लास्ट में अपन देखें तो गुदा वाला एनुअस, ठीक है, गुदा वाला छिद्र। ऐसे इसकी बाह्य संरचना में अपन ने अध्ययन किया। इसकी बाह्य संरचना में जो अपन ने देखा कि इसका आकार कैसा होता है, किस प्रकार का रंग होता है, कैसे इसकी संरचना होती है बाह्य रूप से, कितने इसके छिद्र होते हैं इसके शरीर पर, उनके बारे में अपन ने इसके अंदर अध्ययन किया है, ठीक है बेटा।